Assalamualaikum dear students, welcome to the Aimers batch. MD CAT 2025 के लेक्चर सीरीज में मोशन एंड फोर्स चैप्टर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को, यानी कि हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और हम सीखेंगे कि ग्राफ्स की स्लोप को कैसे फाइंड किया जाता है एंड एरिया अंडर द ग्राफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, हर लेक्चर की तरह यहाँ पर भी हम कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ डिस्कस करेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पास्ट पेपर एमसीक्यूज को भी, और इसी के साथ मिलेगा आपको इस लेक्चर का एक शॉर्ट लिस्टिंग जिसको आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हो, एंड एक छोटी सी डीपीपी शीट यानी कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट भी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को कवर करने के बाद में आपने इस शीट को सॉल्व लाजमी करना है ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि ग्राफ्स के ऊपर आपकी कितनी ग्रिप है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का सबसे पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ को डिफाइन करें तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड ग्राफ। यानी कि अगर हमें दो चीज़ों का रिलेशनशिप दिखाना है तो उसके लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में मेन दो लाइन्स होती हैं। एक होती है वर्टिकल लाइन जिसे वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है, और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आमतौर पर इसमें होता यह है कि जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ पर लिखे जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जबकि हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम मोस्टली ड्रॉ करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, जैसे कि टाइम हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास में जो ग्राफ्स हैं इनकी डिफरेंट शेप्स बन सकती हैं इस तरह से कुछ। अब ये शेप्स कैसे बनेंगी, अब इनका मतलब क्या है, तो वो हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है वो होता है स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। अब सुनिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। तो स्लोप या ग्रेडियंट को हम सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। यानी कि अगर हम y का चेंज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाता है। यानी कि लेट्स से हमारे पास में एक ग्राफ है कुछ इस तरह से, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो कि x के साथ में एक एंगल बना रही है थीटा। तो हमारे पास में यहाँ पे जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है मैथमेटिकली ये बराबर होती है tan थीटा के। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ना tan थीटा की, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये बातें आपने पढ़ी होंगी कि जो tan थीटा है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। अब यहाँ पे ग्राफ में हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है ना वो बनेगा हमारा y एक्सिस, जबकि जो बेस है यानी कि जो एंगल के साथ वाली साइड होती है वो हमारे पास में कहलाएगा x एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है वहाँ पर चेंज हो रहा है y, जबकि जो बेस है उसमें चेंज आ रहा है x की वैल्यूज़ में। तो अगर हम y की चेंज को x की चेंज के साथ में डिवाइड कर दें तो ये किसके बराबर आता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ के बराबर होता है। तो अगर हमें ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी चीज़ें y में चेंज हो रही हैं y के चेंज को हम डिवाइड कर देंगे x के चेंज के साथ में, तो हमारे पास में ग्राफ की स्लोप जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। तो ये हमारे पास में सिंपलेस्ट रूल है किसी भी ग्राफ की स्लोप को कैलकुलेट करने का। अब ये फॉर्मूला इन डायग्राम्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए इसको देखते हैं वन बाय वन कि ये सिचुएशंस कैसे बनती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्लोप को, कि स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करी जाती है। तो इसमें डिफरेंट केसेस है हमारे पास में। तो सबसे पहला केस हमारे पास में कि अगर हमारा ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो तो इसकी स्लोप क्या बनेगी। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने स्लोप का फॉर्मूला अभी डिस्कस किया है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ग्राफ है, क्या इसके वाई में कोई चेंज आ रहा है यहाँ पर, यानी कि वाई की जो वैल्यू एक पॉइंट पे फिक्स हो गई है। अभी ना तो ये ज़्यादा हो रहा है ना ही ये कम हो रहा है, यानी कि वाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जो एक्स है वो तो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर y का चेंज 0 है तो हमारी जो स्लोप है वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन यही थी, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y में चेंज नहीं आ रहा तो मतलब स्लोप हमारे पास में क्या बनेगी, 0। तो ये पहला मेथड है स्लोप को निकालने का। अब दूसरा तरीका होता है एंगल को। आप देखो यहाँ पे, अब हमारा जो ग्राफ है अगर हम देखें तो ये x एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, तो x के साथ इसका जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर वो बनेगा 0 डिग्री। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर स्लोप का, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जो कि फर्दर बराबर होता है tan थीटा के। तो यहाँ पर देखो y में कोई चेंज नहीं आ रहा, y कांस्टेंट है तो स्लोप इसकी 0 बनेगी। या फिर
अगर हम यहाँ पर एंगल पुट करें 0 डिग्री तो tan 0 डिग्री ये भी हमारे पास में 0 के बराबर होता है। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो 0 के बराबर बनेगी। तो स्टूडेंट्स हम ये बात कह सकते हैं कि जब भी हमारा ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उस केस में जो स्लोप है वो हमेशा 0 के बराबर होती है। सेकंड केस हमारे पास में है कि अगर हमारा जो ग्राफ है वो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बने कुछ इस तरह से। अब देखो यार स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमारे पास में x का चेंज 0 हो गया है, यानी कि x एक पॉइंट पे रुका हुआ है, लेकिन जो y है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमारे पास में एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में जो एंगल बनेगा ना विद x, ये बनेगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें तो x का चेंज 0 है, तो स्लोप का फॉर्मूला देखो हमारे पास में क्या होता है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अगर डेल्टा x हमारे पास में 0 है, यानी कि x में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो समथिंग ओवर 0 स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। यानी कि इसकी जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। या फिर आप यहाँ पे एंगल पुट करो 90 डिग्री, तो tan ऑफ 90 डिग्री ये भी अनडिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है। तो इसको हम लेते हैं मैक्सिमम की टर्म्स में, यानी कि जब हमारे पास में एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी या फिर एंगल 90 डिग्री बनेगा विद एक्स एक्सिस, तो उस केस में जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो मैक्सिमम होती है या अनडिफाइंड होती है, जिसको हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट स्लोप के दो केसेस को। तो केस नंबर 3 हमारे पास में है कि अगर हमारा ग्राफ जो है वो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बने कुछ इस तरह से, यानी कि एक तिरछी लाइन है जो कि एक्स के साथ में कोनों की एंगल बना रही है। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास में हमारा ग्राफ जो है एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो इसकी जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। पहली बात आपने ये याद रखनी है। अब वो जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो ये डिपेंड करता है इसके एंगल के ऊपर। तो इसमें हमारे पास में जो ना tan थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 से 90 के बीच में अगर हम रहेंगे तो जो tan है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप एंगल को देखो, अगर हमारा एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव, और अगर वो ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है। अब देखो यार, यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो बन रहा है लेस देन 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी होगी एंड कांस्टेंट भी होगी। तो जब भी हमारे पास में जो ग्राफ है वो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है, तो इस केस में जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट केस हमारे पास में है कि अगर हमारे पास में जो ग्राफ आए वो कुछ इस तरह से हो, यानी कि एक डिक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है जो नीचे को आ रही है बल्कि है स्ट्रेट। तो इसमें अगर देखो इसमें कैसे निकालेंगे, तो आप सबसे पहले इसका एंगल चेक करो। तो अगर हम इसका एंगल प्लॉट करें ना इस जगह से, तो आप सीधी एक लाइन लगाओ यहाँ पे और देखो कि ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है। तो हम जानते हैं कि एक वर्टिकल लाइन का एक्स के साथ में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो हमारे पास में ये वाला जो एंगल है ना इस जगह पे बन रहा है डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन के साथ में, ये 90 से ग्रेटर है। तो अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर बने तो उस केस में जो स्लोप है वो हमेशा नेगेटिव होती है, बल्कि ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिखेंगे जो स्लोप है यहाँ पर वो कांस्टेंट भी होगी और नेगेटिव भी होती है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर हमारा ग्राफ एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप होगी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, और अगर वो एक डिक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप हमारे पास में होगी कांस्टेंट बट नेगेटिव। तो ये दो बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है कांस्टेंट स्लोप के बारे में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में दो केसेस हैं वेरिएबल स्लोप के। तो यहाँ पे केस नंबर 5 हमारे पास में है कि अगर हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरह से हो, यानी एक कर्व है जो कि अपवर्ड राइज हो रही है, तो इस केस में ग्राफ की स्लोप क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में देखो यहाँ पे कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारा जो ग्राफ है ना वो कांस्टेंट नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमारी जो स्लोप है वो यहाँ पर वेरिएबल होगी। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि कहाँ पर ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी, तो हम क्या कहते हैं डिफरेंट पार्ट्स को अपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो टेंजेंट है ये हमें बताएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो अगर हम यहाँ पर एंगल को देखें इस पॉइंट पर, तो एक्स के साथ में जो एंगल बनेगा इस टेंजेंट का यहाँ पे ये वाला, ये एंगल जो है वो थोड़ा कम बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर सेकंड पॉइंट पे, तो ये जो एंगल है वो बहुत बड़ा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपवर्ड जा रहे हैं हमारा जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स एंगल के इंक्रीज होने से जो tan थीटा है वो भी इंक्रीज करता है। इनकी अगर हम बात करें tan की 0 डिग्री के ऊपर तो वो 0 होता है। 45 पे देखें तो tan थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर हम 90 पे देखें
तो tan थीटा अनडिफाइंड यानी कि मैक्सिमम होता है, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा tan की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर tan इंक्रीज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट केस हमारे पास में है कि अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से हो, यानी कि एक राइजिंग कर्व है जो कि डाउनवर्ड राइज हो रही है, ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जा रहा है, तो इस केस में ग्राफ की स्लोप क्या बनेगी? तो उसमें सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अगर टेंजेंट को ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप देखो एंगल जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे जो पहला अपना टेंजेंट है, यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो बड़ा बन रहा है, लेकिन जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसका जो टेंजेंट बनेगा, जो एंगल बनेगा बल्कि यहाँ पे, वो हमारे पास में छोटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कर्व हमारी डाउन होती जा रही है, तो कर्व के डाउन होने से जो एंगल है वो डिक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स एंगल के डिक्रीज होने से tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर tan थीटा डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्लोप है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमारे पास में जो ग्राफ है वो एक राइजिंग कर्व है जो कि अपवर्ड राइज हो रही है, तो उस केस में स्लोप इंक्रीज करती है, और अगर हमारा जो ग्राफ है वो एक राइजिंग डाउन कर्व होगा तो उस केस में जो स्लोप है वो हमेशा डिक्रीज करती है। तो दो केसेस ये हैं कर्व ग्राफ के जो आपने याद रखने हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हमने ग्राफ की जितनी भी डिस्कशन करी है उसको हम एक ही स्लाइड के अंदर समराइज करते हैं फटाफट से। अगर हम बात करें ग्राफ की स्लोप की, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ का फॉर्मूला होता है tan थीटा, जो कि बराबर होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x वेरिएबल्स, यानी कि अगर हम y की चेंज को x के चेंज से डिवाइड कर दें तो इन दोनों की रेशियो जो है वो स्लोप के बराबर आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास में ग्राफ्स के ना डिफरेंट शेप्स हैं जिसको हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला केस हमारे पास में था कि अगर हमारा ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो, तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो हमेशा 0 के बराबर होती है। सेकंड केस हमारे पास में आता है अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के केस में जो स्लोप है वो हमेशा अनडिफाइंड होती है या इन्फिनिटी होती है। थर्ड केस हमारे पास में था इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमारे पास में एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है कुछ इस तरह से, तो इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी एंड कांस्टेंट होगी। अगर हमारे पास में ग्राफ बनता है कर्व फॉर्म में कुछ इस तरह से, यानी एक राइजिंग कर्व है डाउनवर्ड, तो इस केस में जो स्लोप है वो हमेशा डिक्रीज करेगी। अगर हमारे पास में ग्राफ होता है राइजिंग कर्व अपवर्ड, एक कर्व है जो कि अपवर्ड राइज हो रही है, तो इस केस में जो स्लोप है वो हमेशा इंक्रीज करेगी। या फिर एक स्ट्रेट लाइन होती जिसको हम डिक्लाइंड स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं इस तरह से, तो इस केस में जो स्लोप है वो होगी तो कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव भी होगी। तो इसमें से हमारे पास में पूरी कहानी है ग्राफ्स की, जो मेन हमारा निचोड़ है जो हमने आगे यूज़ करना है। यानी कि जब भी हमारे पास में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे वो इंक्लाइंड है, डिक्लाइंड है, या वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो इन केसेस में जो स्लोप है ना उसमें वो हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी वो चेंज नहीं होती। लेकिन जब हमारा ग्राफ कर्व की फॉर्म में होता है तो वहाँ पे हर पॉइंट पर जो स्लोप है वो डिफरेंट होती है। तो ये बातें आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेनी है, तो इसके ऊपर हम आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में है वो है एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि आपको किसी भी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट जब भी हम बात करते हैं ना एरिया ऑफ द ग्राफ की, तो उसके लिए आपको शेप का आइडिया होना चाहिए कि वो कौन सी शेप बन रही है। अगर हम देखें फर्स्ट ग्राफ को, तो पहले ग्राफ में हमारे पास में जो शेप बनेगी ना, ये एक रेक्टेंगल बन रही है, और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। जबकि अगर हम बात करें सेकंड ग्राफ की, तो सेकंड ग्राफ में हमारे पास में देखो तो एक ट्राइंगल बन रही है। अगर हम एरिया को शेडिंग करें तो एक ट्राइंगल का जो एरिया है ना, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब सुनिए यहाँ पर बेस कौन सी साइड होती है, तो हमारे पास में ये वाली जो साइड है इसे हम बेस का नाम देते हैं, जो कि एंगल के साथ होती है, यानी कि यहाँ पे थीटा के साथ जो साइड बनेगी उसे बेस का नाम देते हैं, और जबकि एंगल की जो अपोजिट साइड है इसे हम नाम देते हैं हाइट का। तो अगर हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जो हमारा थर्ड ग्राफ है ये वाला, अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया अंडर द ग्राफ है ना वो कुछ ऐसे शेडिंग हो जाएगी। तो ये जो शेप हमारे पास में बनी है ना यहाँ पर, इसे कहते हैं ट्रेपीजियम। अब सुन ट्रेपीजियम क्या होती है, तो एक ऐसी शेप जिसकी दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं इस तरह से, और दो साइड जो है वो हमारे पास में पैरेलल नहीं होती, तो ऐसी शेप को ट्रेपीजियम का नाम दिया जाता है। अब इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज साइड्स। यानी कि हमारे पास में ये जो दोनों साइड्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, हम इन दोनों को एड अप करेंगे
और इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इस ट्रेपेजियम का एरिया आ जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये 3 मेन ग्राफ्स हैं जिनको आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, इनके फॉर्मूलाज को याद रखना है जो कि मैक्सिमम यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के अंदर, और इसको हम आगे अप्लाई भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट किया जाता है इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या इंडिकेट करती है, तो बड़ा सिंपल सा रूल होता है स्लोप को फाइंड करने का। तो जो भी हमारे पास में वेरिएबल्स गिवन है ना, आप उनकी तरतीब के अकॉर्डिंग दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो अगर हमें स्लोप निकालनी है तो इसका फॉर्मूला बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और हम ये बात जानते हैं कि जो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी है ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है। तो हमारे पास में स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो क्या इंडिकेट करेगी, तो हम कहेंगे वो इंडिकेट करती है एवरेज वेलोसिटी को। अब यहाँ पे हम डिफरेंट शेप्स ऑफ द ग्राफ को डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि वहाँ पे स्लोप कैसे बताई जाती है और कैसे वहाँ से उसको कैलकुलेट करना है। अब देखो अगर हमारे पास में ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में देखो हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी है कि जब हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है तो इसकी स्लोप हमेशा 0 के बराबर होती है। अब इसकी स्लोप 0 होने का मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर होगी, यानी कि बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है। अब देखो ना यहाँ पे बॉडी जिस डिस्प्लेसमेंट पे रुकी हुई है वो वहीं पे रुकी है, ना ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो रहा है, लेकिन टाइम तो चलता जा रहा है। तो हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगी, वेलोसिटी 0 होगी। अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कहोगे? तो हम तो जानते हैं कि एक्सेलरेशन सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, बट यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 0 के बराबर आएगा। तो ये 3 बातें हैं इस ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बने, यानी कि एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो इसकी स्लोप क्या होगी? तो स्टूडेंट्स ये बात भी हमने पहले डिस्कस करी है कि अगर हमारे पास में कोई ग्राफ इस तरह से होता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट होती है एंड पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे इसकी स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वो चेंज नहीं हो रही, तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है, यानी कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, या बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है, और इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 0 बनेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड केस हमारे पास में कि अगर ग्राफ इस तरह से हो, यानी कि एक डिक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो, तो उस केस में हमारा स्लोप कितना होगा? अब सुनिए ये बात भी हमने पहले डिस्कस की है लेक्चर के अंदर कि जब हमारे पास में ग्राफ एक डिक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है तो उस केस में जो स्लोप है वो हमेशा नेगेटिव बट कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो स्लोप है वो बनेगी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव होगी, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और कांस्टेंट होगी। बट एक्सेलरेशन यहाँ पर भी अगेन क्या होगा? 0 के बराबर, क्योंकि हमारे पास में वेलोसिटी जो इसकी है वो कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास में 3 ग्राफ्स हैं जिसको हमने यहाँ पे कवर अप किया है। नेक्स्ट देखो, अगर हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनता है, यानी कि एक राइजिंग कर्व है जो कि अपवर्ड जा रही है, तो राइजिंग अप के केस में क्या था कि हमने कहा कि उसकी जो स्लोप है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे स्लोप बढ़ेगी, तो इसकी जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रही है बट पॉजिटिव में है। अगर स्लोप इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ना इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी कम होगी, इस यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अलग होगी, बट ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन वो 0 होगा या नॉन ज़ीरो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट केस हमारे पास में आता है कुछ इस तरह से कि अगर हमारा ग्राफ एक ऐसी कर्व है जो कि राइजिंग डाउन है, तो राइजिंग डाउन के केस में हमारे पास में जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था डिक्रीज होती है, और अगर स्लोप डिक्रीज हो रही है लेकिन है ये पॉजिटिव के अंदर ही, तो इस केस में हमारी जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज करेगी। और हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव के बराबर होता है। नेक्स्ट केस हमारे पास में है
कि अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो इस तरह से बने, यानी कि एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में ग्राफ की स्लोप क्या होगी? तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि एक वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है वो अनडिफाइंड होती है। तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास में जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है, यानी कि इन्फिनिटी है। तो स्लोप के इनडिफाइंड होने का मतलब ये होगा कि हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो भी अनडिफाइंड होगी है, यानी कि इनफाइनाइट होगी है, और ऐसा होना फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। अब ये स्टूडेंट्स पॉसिबल क्यों नहीं है? यानी कि हमारे पास में ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम में बॉडी दो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले या उसकी दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हों। तो एक टाइम के ऊपर बॉडी के पास में एक ही पोजीशन हो सकती है या एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या हम कह सकते हैं बॉडी एक ही वेलोसिटी गेन कर सकती है। तो एक टाइम के ऊपर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होना वेलोसिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास में ये जो ग्राफ है एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन वाला, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे टाइम रुक गया है ग्राफ के अकॉर्डिंग, और टाइम का रुकना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास में ग्राफ्स हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमसे कहते हैं कि फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड द नेक्स्ट 4 सेकंड इज इक्वल टू। तो हमें ये बताना है कि जो पहले 2 सेकंड हैं बॉडी के, यहाँ पे हमारे पास में जो वेलोसिटी होगी, यानी कि पहले 2 सेकंड वाले ड्यूरेशन में यहाँ की वेलोसिटी, और जो हमारे पास में नेक्स्ट 4 सेकंड है, यानी कि 2 से लेकर के 6 सेकंड तक, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, इन दोनों वेलोसिटीज़ की रेशियो क्या होगी? अब इसमें हमारे पास में जो ग्राफ दिखा रखा है ना, उसमें वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड। तो अगर हम पहले 2 सेकंड की बात करें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यानी इसको v1 का नाम दे देते हैं, ये होगी डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो देखो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, 20 मीटर का, और टाइम हमें कितना लग रहा है यहाँ पर 2 सेकंड का। तो ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट 4 सेकंड की, यानी कि 2 से लेकर के जब हम जाएंगे 6 तक, तो यहाँ पर देखो इसकी जो स्लोप है वो क्या बनेगी नेक्स्ट 4 सेकंड के अंदर। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर हमारी वेलोसिटी बनेगी v2। तो इसका फॉर्मूला है सेम स्लोप का, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है ना, वो कितना आ रहा है 20 का आ रहा है। तो ये बनेगा 20 और टाइम लग रहा है 4 का, तो 20/4। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। बट सुनिए यहाँ पे देखो स्लोप हमारी डाउनवर्ड जा रही है तो ये नेगेटिव होगी, बट उसने हमसे बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे साइंस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो v1 है फर्स्ट 2 सेकंड का वेलोसिटी वो बनेगा 10 मीटर पर सेकंड, जबकि सेकंड हाफ का जो आप कहोगे जो सेकंड 4 सेकंड का वेलोसिटी है वो बनेगा 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालनी है इन दोनों की रेशो। तो रेशो निकालनी है v1 और v2 की। तो हमारे पास में जो रेशो है वो बनेगी v1 और v2। v1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और v2 हमारे पास में कितना है 5 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 के इक्वल, यानी कि v1 और v2 की जो रेशो है वो बनेगी 2:1। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट। तो हमें ये बताना है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कहाँ पर नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में डिफरेंट पॉइंट्स हैं C, D, E एंड F। तो हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी कहाँ पर नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होती है। तो जब हमारे पास में स्लोप नेगेटिव होगी इसका मतलब कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी, जब स्लोप पॉजिटिव होगी तो मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एंड जब स्लोप हमारे पास में जीरो होगी तो उसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी जो है वो भी जीरो के बराबर आएगी अकॉर्डिंग टू स्लोप्स फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो अगर हम C पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट C का जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि ये एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बन रही है और इसकी जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। लेकिन पॉइंट D पर जो टेंजेंट है वो बनेगा कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी स्लोप जीरो होती है। तो पॉइंट डी के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो जीरो बनेगी। जबकि पॉइंट ई पर देखें तो टेंजेंट हमारा कुछ ऐसे बन रहा है, यानी कि डिक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो जब भी हमारी कर्व या टेंजेंट डाउनवर्ड होता है तो स्लोप वहाँ पे हमेशा नेगेटिव होती है। तो पॉइंट ई पर जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव बनेगी। जबकि पॉइंट एफ के ऊपर देखें तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो फिर से इस तरह से बन रहा है, यानी यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी और हमारी वेलोसिटी जो है वो भी पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास में पॉइंट ई जो है
ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये होगा कि हमारी वेलोसिटी जो है वो भी नेगेटिव होगी, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ पास्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, इसकी स्लोप क्या होती है। अब देखो इसमें हमारे पास में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आप इसकी स्लोप निकालो। तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया कि पहले वाले वेरिएबल के चेंज को दूसरे वाले वेरिएबल से डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे जो स्लोप है ना इसकी, वो बराबर आएगी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ टाइम। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड के। और ये भी जानते हैं कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसमें हमारे पास में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ये स्पीड के बराबर है और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ द स्लोप इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी विल बी। तो उसमें हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें वेलोसिटी बताती है। अगर स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि कुछ इस तरह से है, तो स्लोप के कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जो कि 2 बार रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स के अंदर, द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज। उसमें ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो बराबर होगी डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, यानी कि वेलोसिटी के इक्वल। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करती है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होगी। अब ये वही प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, वही है सेम टू सेम, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उसने। अब इसमें देखो हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो बराबर होती है स्पीड के, और स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा बीटा, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप यानी कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के सारे फंडे समझ में आए हैं, तो अब एक छोटा सा क्विज आपके लिए। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में जो भी इसका आंसर आए उसे कमेंट्स में मेंशन करो, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या समझ आ रहा है और कितना समझ आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी जाती है वो होता है स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या इंडिकेट करती है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो वो बनेगी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, जो कि बराबर होता है एवरेज एक्सेलरेशन के। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एवरेज एक्सेलरेशन इंडिकेट करती है। ये पहली बात जो है यहाँ पे आपने एज एन एमसीक्यू याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास में डिफरेंट शेप्स ऑफ द ग्राफ हैं, जिसमें सबसे पहला ग्राफ हमारे पास में कुछ इस तरह से आता है कि अगर हमारा ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो तो उसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमारा जो ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसका मतलब ये कि उसका जो स्लोप है वो जीरो के बराबर है, यानी कि इस केस में हमारी जो स्लोप होगी वो जीरो बनेगी। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी एक पॉइंट पे फिक्स हो गई है, ना तो वो यहाँ से इंक्रीज हो रही है और ना ही वो यहाँ से डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि ग्राफ का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो बनेगा, यानी कि बॉडी का एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, और दूसरे नंबर पर ग्राफ का जो स्लोप है वो भी जीरो है, तो स्लोप मतलब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है कि अगर हमारा ग्राफ एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है कुछ इस तरह से, तो इस केस में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारा ग्राफ एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है तो इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होती है। अगर इसकी स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेलोसिटी है ना वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से हो, एक डिक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो स्टूडेंट्स इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव।
तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ करो और देखो कि ये जो एंगल है, अब देखो ये जो वर्टिकल लाइन है इसका बनेगा 90 और हमारा जो ग्राफ है उसका 90 से ज़्यादा एंगल बन रहा है इस लाइन का। तो एक डिक्लाइन से ट्रेल लाइन का एंगल अगर 90 से बड़ा है तो इस केस में जब भी हमारा ग्राफ डिक्लाइन लाइन होती है कुछ इस तरह से, तो उस केस में स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है। बट अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना आपकी, वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर मैक्सिमम है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, जीरो की तरफ आ रही है। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा बट कांस्टेंट भी होगा, क्योंकि स्लोप हमारी जो है वो कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास में 3 ग्राफ्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ के बारे में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में कुछ ग्राफ्स हैं कर्व्ड फॉर्म के, जिनमें सबसे पहला ग्राफ हमारे पास में कुछ इस तरह से आता है, यानी कि एक राइजिंग अपवर्ड कर्व है। तो इसमें देखो हमारे पास में जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हमारी जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। शुरू में वेलोसिटी का चेंज कम है, उसके बाद ज़्यादा है, उसके बाद और ज़्यादा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्लोप इंक्रीज होती जा रही है बट नॉन यूनिफॉर्मली। एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल होगा, लेकिन क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी होगा। तो जब हमारे पास में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक राइजिंग कर्व होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एंड वेरिएबल होता है। बट अगर हमारा ग्राफ ऐसे होता कि एक राइजिंग कर्व है डाउनवर्ड या एक राइजिंग डाउन कर्व है, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं ना, हमारी वेलोसिटी का चेंज कम होता जा रहा है और एक टाइम पे आके वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा इसके बाद। तो जब हमारे पास में जो ग्राफ है वो राइजिंग डाउन कर्व होती है तो उस केस में हमारी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती है। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ वो नेगेटिव भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास में ग्राफ आता है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखो ये जो कर्व है ना वो नीचे की तरफ आ रही है, तो इसे हम कहेंगे डिक्लाइंड कर्व। तो जब हमारे पास में जो ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक डिक्लाइन कर्व होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज ही हो रही है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। अगर ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल होगा और नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास में कुछ ग्राफ्स हैं जो कि कर्व्ड फॉर्म के थे, तो इनके रिजल्ट्स को आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को जो कि लीनियर फॉर्म में है बट वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे ग्राफ ये दिखा रखा है आपको। अब यहाँ पर देखो ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, लेकिन ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है बल्कि नेगेटिव है। तो अगर हमारे पास में ग्राफ कुछ इस तरह से हो, यानी कि एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है जिसके केस में इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है और नेगेटिव है, तो ये हमें क्या रिजल्ट बताएगा। तो उसमें सबसे पहली बात देखो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव में जा रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी होगा एंड कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है। तो इसके रिजल्ट्स आपने याद रखने कि जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी चाहे नेगेटिव है, जीरो है या पॉजिटिव है। जैसे कि देखो सेकंड ग्राफ है, अब यहाँ पे हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है लेकिन है वो पॉजिटिव, और ये ग्राफ हमारे पास में एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। तो इस केस में क्या होगा, हम लिखेंगे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है लेकिन पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है। तो अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास में ग्राफ दिखा रखा है इस तरह से, जहाँ पे हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है लेकिन नेगेटिव है और वेलोसिटी फर्दर नेगेटिव में ही इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में एक डिक्लाइंड लाइन आती है। तो डिक्लाइन लाइन के केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो बट नेगेटिव एंड वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव में इंक्रीज होने का मतलब ये कि एक्चुअल में वेलोसिटी कम होती जा रही है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट तो होगा स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, लेकिन इसके साथ साथ वो नेगेटिव भी होगा। तो ये हमारे पास में कुछ ग्राफ्स हैं जो कि लीनियर हैं और इस केस में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है। तो इनको भी आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन हो
तो इसे कमेंट्स के अंदर मेंशन जरूर करना है ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है छोटा सा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स विद स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द सेम टाइम आर शोन इन द फिगर। यानी यहाँ पे उसने दो ग्राफ दिखा रखे हैं वेलोसिटी टाइम के। इसमें ग्राफ शोज दैट, ग्राफ हमें क्या बताता है? तो पहला ऑप्शन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखो यार, दोनों ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो बी से ग्रेटर नहीं है, बल्कि दोनों बराबर है, दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इंक्रीजिंग एट लेजर रेट देन इन बी। तो ए का जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है कम रेट के ऊपर बी के लिहाज से, तो ये बात भी गलत है। देखो क्यों? अब यहाँ पे देखो ए में जो कर्व है वो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, बड़ी जल्दी ऊपर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ए में जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि बी में जो है वो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है वेलोसिटी इंक्रीज करने में। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो कैसे कहता है, इसमें कहते हैं एक्सेलरेशन इन ए इज ग्रेटर देन इन बी। तो ये पॉसिबल देखो कैसे पता चलेगा? अगर हम यहाँ पे ना बात करें स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के। अब यहाँ पे अगर मैं स्लोप देखूँ तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, तो अब देखो सेम पॉइंट के ऊपर जो बी के अंदर वेलोसिटी का चेंज है वो कम आया है, लेकिन जो ए के अंदर वेलोसिटी का चेंज है वो ज़्यादा आ रहा है। तो अगर ए की वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो रही है तो इसका मतलब कि ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। या फिर अगर हम इसको स्लोप के लिहाज से भी देखें, तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना पॉइंट ए पर, तो वो टेंजेंट ज़्यादा स्टीपर होगा, जबकि पॉइंट बी का जो टेंजेंट है वो कम स्टीपर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है स्लोप ऑफ बी से। तो अगर ग्राफ ए की स्लोप ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ए का जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होगा, जबकि बी का जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास में कम होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, तो इसमें जो भी हमारे पास में ग्राफ बनेगा ना जिस भी शेप का, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो एक बात आपने याद रखनी है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट को बताएगा, यानी कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपने। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो यहाँ पे हमें उसने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रखा है और हमें ये बताना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये एग्जाम्पल है, बल्कि एक न्यूमेरिकल है PTB के अंदर, तो ये वहाँ से पिक किया है हमने। अब यहाँ पर देखो इस ग्राफ का हमें निकालना है डिस्टेंस, और ये बात हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो इस ग्राफ को ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप सबसे पहले देखो इसमें तीन शेप्स नज़र आ रही हैं आपको। सबसे पहले ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ या शेडिंग कर रहा हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बनेगा एक ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लो इसका। सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे कि ये जो आप पोर्शन के पास में बना है ये वाला ग्रीन वाला जो कि एक रेक्टेंगल है, फिर आप इसका एरिया फाइंड कर लो, ठीक है। और थर्ड हमारे पास में क्या होगा कि अगेन एक ट्राइंगल बनेगी ये वाली जो लास्ट पर है सबसे, आप इसका एरिया फाइंड कर लो। तो सुनो इससे अब क्या होगा क्या कि पहले आप तीनों का अलग अलग एरिया फाइंड करोगे, पहले ये वाली ट्राइंगल का, फिर ये रेक्टेंगल का, और फिर से इस ट्राइंगल का, और सबको जमा करोगे तो आपके पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। पर एक लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक ईजी मेथड लगाते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बात बताई थी ट्रेपेजियम के बारे में, कि ऐसी शेप जिसकी दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देखो यहाँ पे ये वाली साइड और ये साइड, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जबकि बाकी दो साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो अगर हमारे पास में इसकी दो साइड पैरेलल है तो जाहिर बात है ये बनेगी ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि जो बराबर होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स होगा क्या कि हमारे पास में ना जो पहली पैरेलल साइड है वो बनेगी 0 से लेकर के 20 तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया पहली साइड। दूसरी जो साइड है वो है B से लेकर के C तक। तो C पे देखो वैल्यू कितनी है इसकी 15, और B पे कितनी वैल्यू है इसकी 5। तो 15 में से 5 निकालो तो बनेगा 10।
तो हमारे पास में BC साइड जो है वो किसके बराबर आ जाएगी 10 के, जबकि A से D तक जो साइड है वो बनेगी 20। तो हमारे पास में दो पैरेलल साइड्स होगी 20 एंड 10, और इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना यहाँ पे हमारे पास में वो बनेगा ये वाला, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जो दोनों के दरमियान 90 का एंगल बना रही है। और ये किसके बराबर है, तो ये हमारे पास में वेलोसिटी यानी कि 20 के इक्वल है, जो मैक्सिमम हाइट अचीव हो रही है यहाँ पे। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करूँ तो ये बनेगा हमारे पास में 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पहली साइड कितनी है 20 तक और दूसरी कितनी है 10, तो बनेगा 20 + 10, और इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर है 20 के। अब सुन देखो यहाँ पे होगा क्या कि 20 + 10 ये बनेगा 30, और अगर हम 30 को 20 से करें मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 600, तो बनेगा S = 600 / 2। अगर हम 600 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारा डिस्टेंस का आंसर आएगा 300 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें इस ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब सुन यहाँ पे एक बात और भी बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आपसे वो पूछ लें कि एक्सेलरेशन के बारे में बताओ, तो उसमें हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन। तो आप क्या करो, सिंपली आपका जो फर्स्ट हाफ है आप इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ना जो पॉइंट A से B तक जब हम जाते हैं तो A से B तक जाते हुए हमारी स्लोप इंक्रीज हो रही है, यानी कि पॉजिटिव है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा। आपने वैल्यू निकालनी है उसकी, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी के चेंज को टाइम पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज आ रहा है 20 और टाइम हमारे पास में कितना है 5 सेकेंड, तो 20/5 ये बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट हाफ का एक्सेलरेशन। जब हम जाते हैं ना B से C तक, तो B से C तक जाते हुए देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है वो क्या बनेगा, 0 के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन जब हम जाते हैं C से D की तरफ, तो C से D की तरफ जाते हुए हमारी स्लोप क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा पर वो नेगेटिव है, इसलिए उसे डीसेलरेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे। तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो C कितना था 15 के ऊपर और D कहाँ पे 20 पे, तो यहाँ पे जो टाइम है वो बनेगा 5 सेकेंड, जबकि हमारे पास में जो वेलोसिटी है ना वो बनेगी 20। तो 20/5 यहाँ पर अगेन वो 4 आएगा बट माइनस में आएगा, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा डीसेलरेशन है C से D तक जाते हुए। तो इसमें से आप इसका एक्सेलरेशन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड करते हैं कि आपसे वो क्या चीज़ें पूछ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ कार, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 20 सेकेंड्स विल बी। तो हमें ये बताना है कि बॉडी का 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अब सुन यहाँ पर देखो हमारे पास में सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है कि वहाँ पर उसने पूछा था डिस्टेंस और यहाँ पर पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम यहाँ पे करते हैं अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि यहाँ पे हम उसके साइन को भी कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहाँ पे ना देखो हमारे पास में जो फर्स्ट ट्रेपेजियम है वो बनेगी यहाँ तक। वैसे आप इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिहाज से भी सॉल्व कर सकते हो, पर वो थोड़ा लेंथी हो रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में जो फर्स्ट ट्रेपेजियम है वो बनेगी इस पॉइंट तक, और इसके बाद हमारे पास में आती है सेकंड ट्रेपेजियम। अब देखो ये जो पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट है इसका, वो 12 और 16 के बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास में जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होगा, 14 सेकेंड्स का। अब यहाँ पे ना सुन हमारे पास में अगर हम फर्स्ट ट्रेपेजियम की बात करें जो कि मीन पोजीशन से ऊपर है, ये वाली, इसमें देखो जो फर्स्ट पैरेलल साइड है वो बनी है 4 से लेकर के 14, 0 से लेकर के 14 तक, और जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी ये वाली, ये है 4 से लेकर के 12 तक। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो 12 - 4 ये बनेगी 8। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी है वो बराबर होगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम्स। तो फर्स्ट ट्रेपेजियम जो है ये बनेगी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पहली पैरेलल साइड कितनी होगी 14 और दूसरी कितनी है 8 के बराबर, और इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना बनेगा 10, यानी कि ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया फर्स्ट ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यानी कि 14 + 8 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि 10। अब यहाँ पे दूसरे में देखो मैंने माइनस लगा रखा है। अब ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है ना यहाँ पे वो नेगेटिव हो गई है। अगर हमारी वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एरिया है वो भी नेगेटिव बनेगा,
अब इसमें देखो कि ये जो ट्रेपेजियम है वो स्टार्ट हो रही है 14 सेकंड से और एंड हो रही है 20 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो टाइम है अपना लगेगा वो कितना बनेगा 6 सेकंड्स का। तो इसकी जो पहली साइड है 14 से 20 तक ये बनेगी 6 सेकंड की, और जो दूसरी पैरेलल साइड है ना हमारे पास में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 16 से 20 तक, यानी कि ये बनेगा 4। तो हमारे पास में यहाँ पर देखें तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स वो कितना आ गया 6 + 4 के इक्वल, जबकि यहाँ पर जो इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो सेम टू सेम वही है, यानी कि 10 के बराबर। तो ये हो गया 10 के इक्वल। अब आप इसको हल कर लो। अब देखो यहाँ पे 14 + 8 ये बन गया 22 और 10 वैसे का वैसा, 6 + 4 ये बन गया 10 के बराबर और दूसरा 10 वैसे का वैसा रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सुनो, अगर मैं 2 को 22 पे डिवाइड करूँ तो ये बनेगा 11। अगर हम 11 को 10 से करें मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 110। इसी तरह से यहाँ पर देखो 10 को 10 से किया मल्टीप्लाई तो बनेगा 100, और 100 को 2 पे डिवाइड करो तो ये बनेगा 50। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा 110 - 50। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 60 मीटर। तो ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकंड में हमारी जो कार है वो 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। बट ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास में बात होती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आपने उसके साइंस को कंसीडर लाजमी करना है। बट अगर यहाँ पे होता है डिस्टेंस तो हम सिंपली इसको जमा कर लेते हैं, तो हमारा जो आंसर था वो बन जाता 160 मीटर। तो ये इन दोनों में फ़र्क पड़ेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है इस केस में वैसे चार्ली बनेगा, यानी कि 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड्स आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें दो चीज़ें बतानी है, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी। तो स्टूडेंट्स वही दो क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियसली सॉल्व किए हैं, अभी उन दोनों को कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो इसमें देखो वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, और इसमें 3 रेक्टेंगल्स बन रही हैं। फर्स्ट वाली है OABC, और दूसरी है CDEF, और नेक्स्ट है FGHI। अब इसमें देखो होगा कि अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें हमारे पास में ना ये जो पहला पोर्शन है इसको फिलहाल आप छोड़ो, लेकिन देखो जरा गौर करो, ये जो दूसरा पोर्शन है CDEF ये वाला, और ये वाला FGHI, इसमें देखो हमारे पास में ना ये जो पोर्शन है CDEF वाला, इसमें हमारे पास में जो टाइम है वो भी 2 सेकंड का, और जो वेलोसिटी है वो है -2। तो यहाँ पे जो एरिया हमारे पास में बनेगा ना ये वाला, ये बनेगा माइनस में, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव के अंदर, सेम होगा। लेकिन सेम टू सेम इतना ही आंसर हमारे पास में आएगा ये जो पोर्शन है ऊपर वाला यहाँ पे, बट ये पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया है वो क्या बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो टाइम है वो भी 2 सेकेंड, और यहाँ पे जो हाइट है इस ट्राइंगल की वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो होगा प्लस का 4 मीटर, इनके एरिया निकालने तो मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पर जो बॉटम वाला पोर्शन है यहाँ पे, इसमें जो एरिया आएगा वो आएगा -4 मीटर। तो +4 -4 ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब बचेगी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये वाली एक ट्राइंगल OABC। तो हमारे पास में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना वो बनेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल के। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 4 × 2। अब 4 क्या चीज़ है यहाँ पे, वो इसकी लेंथ है, या आप कह लो हाइट ऑफ द ट्राइंगल है, और 2 हमारे पास में क्या है इसकी चौड़ाई, यानी कि 2 सेकंड जो टाइम की ड्यूरेशन में आ रहा है। तो इसका जो एरिया बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट जो है वो 8 मीटर है। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्यों नहीं पड़ेगी, देखो हमारे पास ना दो ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर आ रहा है, पहला और आखिरी ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन उसने बोला था डिस्टेंस का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि एक से ज़्यादा पोर्शंस हैं, तो ज़ाहिरी बात है जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही बनेगा। तो बिना सॉल्व किए आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो अल्फ़ा होगा। अब इसको मज़ीद वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर मैं पूरे ग्राफ का एरिया निकालता हूँ तो हमारे पास में जो टोटल डिस्टेंस है वो बराबर होगा सम ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हमारे पास में कितना बनेगा 4 × 2, क्योंकि उसकी हाइट 4 है और टाइम जो है लेंथ इसकी जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास में सेकंड ट्राइंगल है, या सॉरी सेकंड रेक्टेंगल है ये वाली जिसको मैं भी क्लीन कर रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल है इसमें देखो हमारे पास में जो इसकी लेंथ है वो भी 2 है
और इसकी जो हाइट है वो भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी 4 बनेगा। सिमिलरली हमारे पास में जो नेक्स्ट रेक्टेंगल है ये वाली FGH वाली, तो यहाँ पे हमारे पास में जो चीज़ें हैं वो भी सेम है, यानी कि 2 इसकी चौड़ाई हो जाएगी और 2 मीटर हमारे पास में इसका हाइट बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी 4 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 इंटू 2 ये हो गया 8 के इक्वल, 2 बाई 2 ये भी 4 एंड 2 बाई 2 ये भी हमारे पास में 4 के बराबर आएगा। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है ये बनेगा 16 मीटर। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में आ रहा है 8 मीटर, जबकि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में बनेगा 16 मीटर, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर कम है। तो इस तरह से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से एक बार प्रॉपर्ली खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपने। अगर कहीं पे कोई डाउट आए, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो उसको हाईलाइट ज़रूर करना है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको कवर अप करने की। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा बनेगा। तो ये गिवन आंसर आपका। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में कुछ पास पेपर के इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन 2009 के अंदर पूछा गया था UHS में। When a car moves with constant acceleration, then velocity time graph will be। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट है। अब हम ये बात जानते हैं कि जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए, और स्लोप हमेशा उस वक्त कांस्टेंट होती है जब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर भी सेम वही बात है, बस अंदाज उसने बदल दिया कि यहाँ पे आपसे शेप पूछ रहा है कि ग्राफ की शेप कैसी होगी अगर हमारे पास में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है यार, जब भी हमारे पास में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसकी जो स्लोप है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि हम जानते हैं स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक्सेलरेशन के बराबर होती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब कि स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो ग्राफ है वो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है जो कि 3 बार लगातार पूछा गया है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। इसमें कहता है द ग्रेडियंट या फिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो होती है डेल्टा V ओवर डेल्टा T, यानी कि एक्सेलरेशन के इक्वल। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है UHS 2023 का, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट फॉर अ मूविंग पार्टिकल शोज अ स्ट्रेट लाइन, दिस मीन्स दैट। अगर हमारे पास में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन हो तो इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि जब हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका मतलब है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा अल्फा। बाकी ऑप्शंस को आप रीड आउट कर सकते हो इजीली और अपने आंसर को एनालाइज कर सकते हो खुद से भी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए जब भी हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा तो एक्सेलरेशन वहाँ पे हमेशा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है, देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि जब हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी कि राइजिंग डाउन कर्व है, ग्राफ ऊपर को जा रहा है लेकिन ऐसा ऐसा कांस्टेंट होती जा रही है स्लोप इसकी, यानी कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमारे पास में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम जानते हैं कि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है UHS 2023 का, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो क्या इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स ये बात हमने अभी डिस्कस करी थी अपने क्वेश्चंस के अंदर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो हमें बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पास पेपर के क्वेश्चंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो एक छोटा सा क्विज आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो प्रॉपर्ली और देखो क्या आंसर आता है, और जो भी आपका आंसर है उसे कमेंट्स में मेंशन ज़रूर करना है यार, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, किस में डाउट है और क्या चीज़ें रहती हैं जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। तो चलिए इसको आप सॉल्व करो प्रॉपर्ली अच्छी तरह से, और जो भी आपका आंसर बने उसे कमेंट्स में मेंशन लाजमी करो। तो देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
अब ये जो टॉपिक है वो PMDC के सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, बस इसको हम एक हल्का सा ओवरव्यू करेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। तो कैसा ग्राफ जो हमें एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप बताए उसे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नाम देते हैं, यानी कि ये हमें बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या इंडिकेट करती है, तो स्टूडेंट्स स्लोप का सिंपली मतलब ये है कि चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, जो कि एक्चुअली बराबर होता है जर्क के। अब ये जर्क क्या होता है, जैसे ना कभी कभी गाड़ी है हम उसको अचानक से रेस दे दें तो एक हल्का सा झटका फील होता है वहाँ पे, तो वो जो इंस्टेंटेनियस चेंज होता है एक्सेलरेशन जब आप रेस छोड़ते हो अचानक से, तो वहाँ पर एक झटका सा फील होता है, तो वो जो पॉइंट होता है उसे जर्क का नाम दिया जाता है। यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाता है। तो जब हमारा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियसली चेंज हो तो उसके रेट ऑफ चेंज को जर्क का नाम देते हैं। तो स्लोप ऑफ 80 ग्राफ जो है वो हमें जर्क के बारे में बताती है। नेक्स्ट हमारे पास में है एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर आप इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करो तो स्टूडेंट सिंपली देखो यार, जब भी एरिया निकालते हैं ना तो हम चीज़ों को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एरिया अंडर द ग्राफ तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो ये बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी के, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम टाइम को एक्सेलरेशन के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। तो ये दो बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। सबसे पहली बात कि स्लोप ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या इंडिकेट करती है, तो वो बताएगी जर्क, जबकि एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, तो वो है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमारे पास में सारे के सारे ग्राफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था अपना आज का छोटा सा लेक्चर। आई होप कि आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आती है तो उसे कमेंट्स में हाईलाइट ज़रूर करो, ताकि हम उसको आइंदा लेक्चर्स में कवर अप कर सकें और इसको बेहतर कर सकें। तो आपकी जो भी सजेशंस हैं वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। एंड जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।